22 अप्रैल 2025। नई दिल्ली, शांत सड़कें, लेकिन हवा में अनदेखे खतरे की आहट। सरहद पार लाहौर में हाफिज सईद अपनी चाल चल चुका है, लेकिन यह नया भारत है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो खामोशी में बड़े फैसले लेते हैं, दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो खतरे को आने से पहले पढ़ लेते हैं, और मैदान संभालते अमित शाह, हर मोर्चे पर सुरक्षा की दीवार, एक गुप्त संदेश और पूरा तंत्र हरकत में। कोई बयान नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक संकल्प, हर भारतीय सुरक्षित रहे। और बिना शोर के बाजी पलट जाती है जब मोदी नेतृत्व करते हैं और डोभाल चाल चलते हैं, तो साजिशें रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। ऑपरेशन संकल्प। नई दिल्ली की उस रात हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सड़कें ऊपर से सामान्य दिख रही थीं, लेकिन हर गाड़ी की हेडलाइट जैसे किसी अनदेखे खतरे को टटोल रही थी। इंडिया गेट के आसपास बैरिकेड्स लग चुके थे। साउथ ब्लॉक की इमारतों में देर तक जलती रोशनी सरकारी फाइलों से ज्यादा किसी बड़े फैसले की तैयारी का संकेत दे रही थी, और मेट्रो स्टेशन बंद होने की औपचारिक घोषणाएं हो रही थीं। मगर राजधानी के आम लोगों को यह एहसास नहीं था कि इसी दिखने वाली शांति के नीचे एक ऐसी साजिश पनप रही है जो अगर सफल हो जाती तो दिल्ली का दिल दहल उठता। कुछ ही घंटे पहले कश्मीर के पहलगाम से आई खबरों ने सिस्टम के भीतर भूचाल ला दिया था, जहां पर्यटकों से भरी घाटी अचानक गोलियों और धमाकों से कांप उठी थी। एक बच्चा रोते हुए अपनी मां को ढूंढ रहा था। एक बुजुर्ग दुकानदार खून से सनी जमीन पर बैठकर सिर पकड़े रह गया था, और टीवी चैनलों पर आतंकी हमला शब्द बार बार चमक रहा था। लेकिन यह वार सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं था। यह उस बड़ी योजना का पहला अध्याय था जिसका अगला पन्ना दिल्ली में लिखा जाना था। उसी समय सरहद पार पाकिस्तान के लाहौर के एक सुरक्षित ठिकाने में बैठा नेटवर्क का सूत्रधार अपने फोन पर वही फुटेज देख रहा था, और उसकी आंखों में किसी जीत की चमक नहीं, बल्कि एक ठंडी गणना थी, क्योंकि इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे वही चेहरा था जिसने सालों से भारत के खिलाफ नफरत का व्यापार किया था। हाफिज सईद, जिसने महीनों पहले तय कर लिया था कि इस बार हमला प्रतीकात्मक नहीं होगा, इस बार राजधानी को निशाना बनाया जाएगा, ताकि दुनिया को लगे कि भारत अपने ही दिल की रक्षा नहीं कर सकता। और इसी सोच के साथ उसने अपने हैंडलरों को अलग अलग टास्क बांट दिए थे। किसी को फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, किसी को स्लीपर सेल को सक्रिय करने का आदेश मिला था, और किसी को दिल्ली के भीतर लॉजिस्टिक्स संभालने का काम सौंपा गया था। जबकि 3 लोग अलग अलग रास्तों से भारत में दाखिल हो चुके थे, और चौथा पहले से लोकल सपोर्ट के रूप में मौजूद था। उनमें से एक युवक नेपाल बॉर्डर से आया था, साधारण कपड़ों में, पीठ पर छोटा सा बैग, चेहरे पर कोई भाव नहीं। ट्रेन बदली, बस बदली, और फिर दिल्ली की भीड़ में खो गया। दूसरे ने राजस्थान के रास्ते एंट्री ली थी। उसने रास्ते में 2 बार मोबाइल बदला, 3 बार सिम कार्ड बदले ताकि कोई डिजिटल निशान न छूटे, और तीसरा पहले से ही राजधानी के बाहरी इलाके में किराए के कमरे में रह रहा था, जहां टाइमर, वायर और विस्फोटक के छोटे पैकेट धीरे धीरे एक साथ जोड़े जा रहे थे। उन्हें बताया गया था कि पहलगाम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, असली खेल दिल्ली में होगा, और आधी रात से पहले काम पूरा करना है। दिल्ली में रात करीब 9 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल रूम में एक छोटा सा इंटरसेप्ट आया, बस कुछ शब्दों का, लेकिन उसका मतलब बेहद खतरनाक था। पेलोड रेडी, मूवमेंट टुनाइट, और इसी एक लाइन ने राजधानी की नींद उड़ा दी, क्योंकि इसका अर्थ साफ था कि आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हो चुका है, आईडी तैयार है, और टारगेट ऐसे चुने गए हैं जहां एक साथ हजारों लोग मौजूद रहते हैं। यानी यह हमला सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली को अंदर से हिला देने के लिए रचा गया था। कुछ ही मिनटों में यह सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर तक पहुंच चुकी थी, और उसी पल एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल एक ही कमरे में आमने सामने बैठे थे। बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली का लाइव मैप खुला था। लाल और पीले निशान संभावित टारगेट दिखा रहे थे, और बाहर गलियारे में तेज कदमों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। डोभाल ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा कि पैटर्न साफ है,
पहले कश्मीर में वार, फिर बड़े शहर में अफरा तफरी। उन्होंने बताया कि 2 आतंकी पहले ही दिल्ली में घुस चुके हैं, तीसरा रास्ते में है और चौथा लोकल सपोर्ट संभाल रहा है। अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस, NIA और स्पेशल सेल को अलर्ट पर डालने का आदेश दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बस इतना कहा कि किसी भी कीमत पर निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन ऐसा हो कि शहर को भनक तक न लगे। यहीं से एक अदृश्य दौड़ शुरू हुई, जिसमें घड़ियों की टिक टिक से ज्यादा तेज फैसले लिए जा रहे थे। स्पेशल सेल ने पुराने केस फाइलें खोली, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, CCTV नेटवर्क को रियल टाइम में जोड़ दिया गया और मेट्रो स्टेशनों से लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों तक सादे कपड़ों में जवान तैनात कर दिए गए। डोभाल की रणनीति हमेशा की तरह साफ थी, पहले नेटवर्क को समझो, फिर उसकी जड़ काटो। इसलिए हर संदिग्ध नंबर को ट्रैक किया गया, हर बाइक की मूवमेंट नोट की गई और हर ऐसे किराए के कमरे पर नजर रखी गई जहां हाल के दिनों में अजनबी चेहरे आए थे। उधर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार एनक्रिप्टेड कॉल पर पूछ रहे थे कि पोजीशन रेडी है या नहीं, और दिल्ली में बैठे लड़के जवाब भेज रहे थे, सब ऑन ट्रैक है। इसी बीच एक छोटा सा सुराग मिला, एक प्रीपेड सिम जो बार बार एक ही इलाके से एक्टिव हो रहा था। लोकेशन पिंग हुई तो पता चला कि वह पुरानी दिल्ली की एक संकरी गली में है। टीम वहां पहुंची तो एक युवक भागने लगा, पीछा हुआ। कुछ सेकंड की हाथापाई के बाद उसे दबोच लिया गया। उसके बैग से टाइमर, वायर और विस्फोटक का छोटा पैकेट मिला और यही कहानी ने पहली करवट ली, क्योंकि पूछताछ में वह टूट गया और उसने बता दिया कि बाकी 2 साथी पहले ही अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं और आधी रात से पहले धमाके होने वाले हैं। यह सुनते ही कंट्रोल रूम में मौजूद हर अधिकारी की धड़कन तेज हो गई, लेकिन किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि प्लान पहले से तैयार था। लाहौर में बैठे मास्टरमाइंड को लग रहा था कि स्क्रिप्ट अपने अंतिम सीन की ओर बढ़ रही है। दिल्ली में डर फैलने वाला है, कैमरे चलेंगे, बयान आएंगे और भारत एक बार फिर सफाई देता नजर आएगा। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि राजधानी में इस वक्त जो हो रहा है वह शोर नहीं बल्कि शतरंज है। हर मुद्दा पर बढ़ रहा है, हर चाल चुपचाप चली जा रही है और आधी रात से पहले तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। और इसी अधूरे सन्नाटे में जब शहर सोने की तैयारी कर रहा था और आतंकी अपनी घड़ियां मिला रहे थे, भारत की एजेंसियां उस ऑपरेशन की आखिरी तैयारियों में जुट चुकी थीं, जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश की किस्मत तय करने वाला था। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। नई दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। दुकानों के शटर गिर चुके थे। मेट्रो की आखिरी ट्रेन अपने डिपो की ओर लौट रही थी और शहर की आम सांसें नींद की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन इसी समय राजधानी के भीतर एक ऐसी अदृश्य जंग चल रही थी जिसमें हर सेकंड कीमती था, क्योंकि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चमकते लाल निशान बता रहे थे कि 2 आतंकी अब भी खुले हैं और उनके पास उतना वक्त है जितना किसी शहर को दहलाने के लिए काफी होता है। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, बिना किसी कैमरे, बिना किसी बयान के, सिर्फ देश की सुरक्षा पर फोकस रखते हुए। उनके सामने खड़े अधिकारी हर 15 मिनट में नई लोकेशन, नई कॉल ट्रेस और नई मूवमेंट रिपोर्ट रख रहे थे और हर रिपोर्ट के साथ यह साफ होता जा रहा था कि नेटवर्क जितना बिखरा हुआ दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि आतंकवाद तब सबसे ज्यादा जानलेवा होता है जब वह घबराहट में फैसले लेने लगे। गृह मंत्रालय में अमित शाह ने दिल्ली पुलिस, NIA और स्पेशल सेल के कमांडरों से सीधे बात करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी हाल में भीड़-भाड़ वाले इलाकों तक संदिग्धों को पहुंचने न दिया जाए। ट्रैफिक डायवर्जन को सामान्य अभ्यास की तरह चलाया जाए ताकि लोगों में घबराहट न फैले और हर संवेदनशील जोन में सादे कपड़ों के जवान पहले से मौजूद रहे। उधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नक्शे पर झुके हुए थे। उनकी उंगली बार बार उन्हीं 3 गलियों पर लौट रही थी जहां से संदिग्ध सिग्नल मिल रहे थे और वहीं से उन्होंने आदेश दिया कि NSG की एक छोटी टुकड़ी को बिना शोर किए मूव कराया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वक्त बड़े काफिलों का नहीं, सटीक और शांत वार का है। पुरानी दिल्ली की उन संकरी गलियों में जहां रात को भी कहीं कहीं चाय की भाप उठती रहती है, एक टीम पहले से तैनात थी। CCTV से मिली तस्वीरों में एक बैकपैक लिए युवक दिखा, जिसने बार बार अपनी घड़ी देखी और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ा। टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने भागना शुरू कर दिया।
कुछ सेकंड का पीछा, एक मोड़ और फिर जमीन पर गिरा हुआ वह बैग जिसमें तार, टाइमर और विस्फोटक के पैकेट साफ दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर रेलवे लाइन के पास दूसरा संदिग्ध एक बाइक पर मूव करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। और तीसरा जो लोकल सपोर्ट संभाल रहा था वह अपने ही फोन की लोकेशन से जाल में फंस गया। कंट्रोल रूम में एक एक कर टिक मार्क लगते जा रहे थे। हर गिरफ्तारी के साथ सांस थोड़ी हल्की हो रही थी, लेकिन डोभाल जानते थे कि जब तक आखिरी कड़ी नहीं टूटती जश्न नहीं मनाया जाता। इसलिए उन्होंने तुरंत पूछताछ टीम को एक्टिव किया और वहीं से यह कंफर्म हुआ कि पूरी योजना की डोर सरहद पार से खींच रही थी। फंडिंग, निर्देश और टाइमलाइन सब पाकिस्तान के लाहौर से ऑपरेट हो रहे थे, जहां बैठा मास्टरमाइंड अपने हैंडलरों से लगातार एनक्रिप्टेड कॉल पर हाल पूछ रहा था। उधर उसी लाहौर के सुरक्षित ठिकाने में बैठा हाफिज सईद अपने फोन पर पोजीशन अपडेट का इंतजार कर रहा था। उसे भरोसा था कि दिल्ली में डर फैल चुका होगा, कैमरे चल रहे होंगे और दुनिया भारत से सवाल पूछ रही होगी। लेकिन उसके पास जो संदेश पहुंचा वह छोटा था, मॉड्यूल डाउन, और उसी पल उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि यह सिर्फ एक ऑपरेशन की नाकामी नहीं, बल्कि उसकी बनाई पूरी स्क्रिप्ट का टूट जाना था। दिल्ली में रात का आखिरी पहर आते आते सभी चारों कड़ियां टूट चुकी थीं। आईडी सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दी गई थी। संवेदनशील इलाकों से जवान धीरे धीरे हटने लगे थे और शहर बिना किसी शोर के अपने सामान्य सन्नाटे में लौट रहा था। आम लोग सोते रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटे पहले उनका शहर कितने बड़े खतरे के किनारे खड़ा था। और यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता थी कि डर पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। सुबह होते होते प्रधानमंत्री आवास में एक संक्षिप्त समीक्षा बैठक हुई, जहां नरेंद्र मोदी ने बस इतना कहा कि देश सुरक्षित है और यही सबसे बड़ी जीत है। अमित शाह ने फील्ड में काम कर रहे अफसरों को व्यक्तिगत रूप से कॉल कर उनकी सराहना की और अजीत डोभाल बिना किसी कैमरे के अगले डोजियर पर काम करने बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आतंकवाद किसी एक रात में खत्म नहीं होता। उसे हर दिन हर स्तर पर चुनौती देनी पड़ती है और जब तैयारी पूरी होती है तो साजिशें कागज पर ही दम तोड़ देती हैं।